स्वागत है आपको बोर्ड एग्जाम एवरीडे चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा जो हर साल के बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि यह सभी प्रश्न जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न है तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग समझेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। तो ये ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड से पोटेशियम परमैंगनेट का निर्माण कैसे होता है, तो अब जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके, अब यहाँ मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके पोटेशियम मैंगानाइट तथा जल बनता है। तो पहला जब रिएक्शन होगा तो ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो पोटेशियम मैंगानाइट आपका और जल बनता है। पहला रिएक्शन में हो गया। अब पुनः जो यह पोटेशियम मैंगानाइट जो देख रहे हैं यह ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम आपको मैग्नेट बनता है, पोटेशियम मैग्नेट बनता है। तो इसको लिखेंगे यहाँ पर पुनः पोटेशियम मैंगानाइट ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके पोटेशियम मैग्नेट बनता है। तो यहाँ पोटेशियम मैग्नेट बना। अब पुनः जो है और या अंत में कह सकते हैं, अंत में जो है अंत में पोटेशियम मैग्नेट कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके पोटेशियम परमैंगनेट बनता है। और अंत में जो है यह पोटेशियम मैग्नेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया किया है तो पोटेशियम परमैंगनेट बना है। तो समझ में आ गया होगा कि मैग्नीज डाइऑक्साइड से पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनता है। तो यहाँ इसमें 3 रिएक्शन लिखना पड़ेगा तब जाकर के ये पूर्ण क्रिया होगा। और इसमें एक क्वेश्चन और दिया गया था कि आपका कि KNO2 से रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। अब KNO2 से जो है आपका पोटेशियम परमैंगनेट जब क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो यहाँ लिखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट जो है KNO2 से क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो यहाँ लिखेंगे आपका यह पोटेशियम परमैंगनेट है और यह जो आपका KNO2 है और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब मिला करके जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीज सल्फेट बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, पोटेशियम सल्फेट बनता है और उसके साथ जल बनता है। तो समझ में आ गया होगा। इस रिएक्शन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे 4 का ख। 4 का ख क्वेश्चन क्या है आपका, बेंजील क्लोराइड से यन फैन लिखा गया आपका नाइट्रोजन है, फैन नाइट्रोजन डाई मेथिल फेनिल मेथेमीन का निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर जो है यन डाई मेथिल फेनिल मेथेमीन का निर्माण को रासायनिक समीकरण लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले ध्यान देंगे कि यह जो आपको रिएक्शन देख रहे हैं मेथिल आपका जो है मेथिल आपका बेंजील क्लोराइड जो है आपका जो गर्म किया गया है तो यह जो केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं इस रिएक्शन को आप लोग नोट कर लीजिएगा और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए जिससे हमारा क्या बना है, डाई मेथिल फेनिल मेथेमीन बना है। तो इस रिएक्शन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। समीकरण संतुलित करके रखा गया है। अब अगला क्वेश्चन जो है टेफ्लॉन मैलेमाइन तथा टेरिलीन के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब यहाँ पे जो है टेफ्लॉन कैसे बनता है तो टेफ्लॉन निर्माण में लिखेंगे आपका, यहाँ सबसे पहले आपका टेफ्लॉन निर्माण में लिखाएगा आपका टेट्राफ्लोरो एथिल को उच्च ताप एवं ताप पर बहुलीकरण से टेफ्लॉन प्राप्त होता है। तो टेफ्लॉन कैसे प्राप्त होता है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन को उच्च दाब एवं ताप पर बहुलीकरण से टेफ्लॉन प्राप्त होता है। तो यह जो है टेट्राफ्लोरोएथीन है और उच्च ताप तथा दाब पे जब इसको गर्म किया गया है तो यह क्या बना है, तो टेफ्लॉन बना है। इसमें 3 प्रश्न हैं। अब अगला हमारा जो पढ़ेंगे मैलेमाइन कैसे बनता है और टेरिलीन कैसे बनता है, अब इसके बारे में जानकारी रखेंगे। तो मैलेमाइन जो है निर्माण कैसे होगा, तो मैलेमीन फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया करने पर रेजिन बनता है।
पुनः रेजिन को गर्म करने पर मैलेमीन बहुलक बनता है। अब यहाँ पे जो है मैलेमीन जो है आपको फार्मल्डिहाइड से जब क्रिया करता है तो यह रेजिन बनता है, और जो रेजिन को पुनः जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, मैलेमीन आपका बहुलक बनता है। तो समझ में आ गया होगा कि मैलेमाइन निर्माण कैसे होता है। तो मैलेमीन फार्मल्डिहाइड से क्रिया करने पर रेजिन बनेगा, और पुनः रेजिन को गर्म करेंगे तो मैलामीन बहुलक बनता है। अब अगला है इसमें 3 प्रश्न थे। टेरिलीन निर्माण कैसे होता है? तो टेरिलीन निर्माण के लिए यह एथिलीन ग्लाइकाल तथा टरथैलिक अम्ल के संघनन बहुलीकरण से टेरिलीन बनता है। तो टेरिलीन निर्माण को कैसे बनेगा? तो एथिलीन ग्लाइकाल तथा टरथैलिक अम्ल के संघनन से बहुलीकरण से टेरिलीन बनता है। तो जो यह रिएक्शन देख रहे हैं केमिकल जो है वह एथिलीन ग्लाइकाल है, और यह जो यहाँ से यहाँ तक जो है टरथैलिक अम्ल है। अब ये दोनों केमिकल को जब मिला करके गर्म किया जाएगा, इसको और इसको जब गर्म करते हैं मिला करके, तो टेरिलीन बनता है। क्या बनता है? टेरिलीन बनता है। तो टेरिलीन का निर्माण कैसे होता है समझ में आ गया होगा कि एथिलीन ग्लाइकाल को टरथैलिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो टेरिलीन बनता है। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे, साबुन क्या है? पारदर्शी पोटेशियम साबुन के निर्माण की विधि तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो साबुन क्या है और उसको पारदर्शी पोटेशियम साबुन का निर्माण विधि बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, साबुन की पहले परिभाषा बताया जाएगा। तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। इसका समान सूत्र RCOONA या RCOOK होता है। बहुत आसान है। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। इसका समान सूत्र जो होता है RCOONA और RCOOK होता है। अब यहाँ पारदर्शी पोटेशियम साबुन बनाने का नियम पढ़ेंगे कि पारदर्शी पोटेशियम साबुन कैसे बनता है। तो लिखेंगे, जब वसा में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म किया जाता है, वसा का मतलब जब तेल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लिसरॉल के साथ पारदर्शी पोटेशियम साबुन बनता है। और यह जो रिएक्शन देख रहे हैं, यह जो रिएक्शन है तो यह वसा है। यह क्या है? वसा है। वसा का सूत्र हो जाएगा, और यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और यह जो है रिएक्शन जो देख रहे हैं ग्लिसरॉल है, केमिकल जो बना है ग्लिसरॉल है, और यह जो बना है पारदर्शी आपका पोटेशियम साबुन है। तो समझ में आ गया होगा कि जब वसा में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म करते हैं तो ग्लिसरॉल बनता है, और उसके साथ जो है पारदर्शी पोटेशियम साबुन बनता है। यह जो सूत्र किसका है? तो पारदर्शी पोटेशियम साबुन का सूत्र है। तो समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे, 5 का क क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अभिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध IT हाफ का 10 गुना होता है। अब यह सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है कि जो प्रथम कोट की अभिक्रिया है 99.9% पूर्ण होने में जो समय है, और अर्ध आई का जो आपका जो समय का को गुना होता है 10 गुना होता है, इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसमें A बराबर आपको 100% मान लेंगे। A बराबर जो हम कितना मानेंगे? 100%, और X बराबर क्वेश्चन में दिया गया है 99.9% मान लेंगे। सूत्र होता है प्रथम कोट की अभिक्रिया में समय का T बराबर होता है 2.303 बटा के log 10 A बटा A माइनस x। ये फार्मूला है कि प्रथम कोट के अभिक्रिया में समय का सूत्र है। फिर आगे बढ़ेंगे, आपका T बराबर लिखेंगे 2.303 बटा आपका के log 10 उतर जाएगा
ए का मान कितना माना गया था, तो ए का मान 100 माना गया है। ए के जगह पे 100 रखेंगे, एक्स की जगह पे 99.9 रखेंगे। फिर टी बराबर आपको हो जाएगा 2.303 बटा आपका के हो गया, log 10 को उतार देंगे, बटा 100 उतर गया, 100 में से 99.9 घट जाएगा तो 0.1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है फिर 2.303 बटा के log 10 को उतार देंगे, और यहाँ 10 से अगर गुणा कर दें तो नीचे का दशमलव जो है हट जाएगा। अब 10 में आपका 100 में 10 का गुणा कर देंगे तो 1000 हो जाएगा, और 10 में आप 0.1 का गुणा करेंगे तो इसका दशमलव हट जाएगा, आपका हो जाएगा 1। फिर लिखेंगे आपका टी बराबर आपका हो जाएगा 2.303 बटा आपका के, फिर लाग आपका हो जाएगा 1000। अब 1000 का मान लाग आपका 1000 का मान कितना होता है, तो लाग आपका 10 जो 1000 का मान 3 होता है, यहाँ 3 लिख देंगे। उसके बाद से 3 से इसका गुणा करेंगे, 3 3 की 9, 3 0 0, 3 3 की 9, 3 दूना 6, 6.909 बटा आपको हो गया के। फिर के का सूत्र होता है के बराबर आपका जो है क्या ना मान होता है, तो 0.6909 बटा टी हाफ होता है। के का मान 693 भी लिख सकते हैं लगभग में, तो 0.6909 आप लिख करके टी हाफ लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो है के का मान आप रखेंगे 0.69 आपका 6909 बटा टी हाफ रख देंगे। अब ये टी हाफ जो है जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो टी बराबर हो गया 6.909 टी हाफ हो जाएगा, बटा आपका 0.909 आपको नीचे वाला उतार देंगे, और इसी से जब भाग करेंगे, इसको भाग कर काट दिया जाएगा तो कितने बार में जाएगा, तो 10 बार में जाएगा। तो इसका मतलब आपका कितना आ गया, आपका जो हमारा प्रथम कोट के जो अपक्रिया में जो समय है और अर्ध आयु के समय का क गुना आ गया, 10 गुना आ गया। इससे जब भाग करेंगे तो 10 बार में जाएगा, तो 10 गुना आपको आ गया, तो सिद्ध हो गया। तो समझ में आ गया होगा। आपको इसको कैसे हल करना है तो अपने कॉपी में एक बार नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको पेपर आसान हो जाए। अब ये अगला क्वेश्चन जानेंगे 5 का ख। 5 का ख क्वेश्चन है, एलुमिना से एल्यूमिनियम धातु के निष्कर्षण की विधि लिखिए, रासायनिक समीकरण भी लिखिए। अब एल्यूमिना जो बॉक्साइड है, उस बॉक्साइड से आपका एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं इसके बारे में अध्ययन करना है इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले उत्तर में लिखेंगे कि बॉक्साइड आय से एल्युमिनियम प्राप्त करना। अब बॉक्साइड आय से एल्युमिनियम प्राप्त करना कैसे प्राप्त किया जाएगा। अब यहाँ पे जो है बॉक्साइड, अब लिखेंगे बॉक्साइड एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है। बॉक्साइड जो होता है एल्युमिनियम का क्या होता है, मुख्य अयस्क होता है। इसमें मुख्यतः SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड इसको बोलेंगे, और यहाँ पर आपका Fe2O3 आदि की अशुद्धियाँ होती हैं। बॉक्साइड अयस्क से एल्युमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए पहले बॉक्साइड से शुद्ध एल्युमिना प्राप्त किया जाता है, जिसके विद्युत अपघटन से शुद्ध एल्युमिनियम धातु प्राप्त होती है। तो इसे बॉक्साइड से जब हमारा एल्युमिनियम कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे आपका बॉक्साइड अयस्क से एल्युमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए पहले बॉक्साइड से क्या करेंगे, शुद्ध एल्युमिना प्राप्त किया जाता है, जिससे विद्युत अपघटन से शुद्ध एल्युमिनियम धातु प्राप्त होती है। तो अब यहाँ पे विधि भी बताने को कहा गया है इस क्वेश्चन में। अब यहाँ विधि के बारे में जानकारी रखेंगे। तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे करना है, तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण निम्न विधियों से किया जा सकता है। इसमें एक विधि के बारे में यदि आप लिख देते हैं तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। अब हाल विधि, इस विधि में बॉक्साइड में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर मिश्रण को गलाया जाता है। इस विधि में किसको मिलाया जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट मिलाकर मिश्रण को गलाया जाता है, जिससे एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में बदल जाता है। तो किसमें बदलेगा, जिससे से एल्युमिनियम ऑक्साइड में और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में बदल जाता है। अब इसके जो हिंदी ये बताया गया है, जो नोट किया गया है, अब इसको रिएक्शन के बारे में समझाया जाएगा रिएक्शन के माध्यम से। तो अब इसको समझेंगे।
तो यह जो बॉक्साइड है और सोडियम कार्बोनेट के साथ जब क्रिया किया गया है तो क्या बना, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है और जल बना है। अब यह सोडियम मेटा जो एल्यूमिनेट है, अब वो उससे जो क्रिया किया जाएगा जल के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब क्रिया किया जाएगा तब क्या बनेगा, तो यहाँ नीचे नोट करेंगे आपका कि सोडियम जो मेटा एल्यूमिनेट विलयन को 30 से 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसमें CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, जिससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित तो हो जाता है, जिसे छान लेते हैं। अब जो सोडियम जो है यहाँ मेटा एल्यूमिनेट जो है विलयन को 30 से 60 डिग्री सेल्सियस पे जब कार्बन डाइऑक्साइड से गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है और उसे छान लेते हैं। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को, अब यहाँ ध्यान देंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को तेज गर्म करके एल्यूमिना में अपघटित हो जाता है। अब जो ये जो OH आपका 3 जो देख रहे हैं ये किसका सूत्र है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। जब इसे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, एल्यूमिना में अपघटित हो जाता है, जिससे हमारा एल्यूमिनियम का निष्कर्षण हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा ये निष्कर्षण कैसे हुआ है। अब अगला क्वेश्चन के बारे में जानकारी रखेंगे। तो 5 का ग क्वेश्चन जानेंगे अब। सहसंयोजन यौगिक में उप सहसंयोजन समयोता तथा ज्यामितीय समयोता को उदाहरण द्वारा समझाइए। इसमें 2 प्रश्न हैं। तो अब यहाँ 5 का ग क्वेश्चन चल रहा है, तो इसे ध्यान से समझेंगे। उप सहसंयोजन समयोता क्या है, ऐसे संकुल यौगिक जिनमें धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संकर आयन उपस्थित होते हैं। तो उप सहसंयोजन समयोता का मतलब यह हो गया कि ऐसे जो संकुल जो यौगिक होते हैं जिनमें धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार के संकर आयन उपस्थित होते हैं, उप सहसंयोजन समयोता प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के समयोता ही उप संयोजन समयोता कहते हैं। तो जैसे इसमें क्या है, तो CO कोष्टक में NH3 × 6 है और यहाँ Cr2 C2O4 × 3 है। तो समझ में आ गया होगा उप सहसंयोजन समयोता। अब अगला हम लोग जानेंगे ज्यामितिक समयोता क्या है। तो इस प्रकार के समयोता ऐसे उप सहसंयोजक यौगिकों में पाई जाती हैं जिनमें केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर लिगैंड की स्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। तो ज्यामितीय समयोता का मतलब यह हो गया कि आपको इस प्रकार के समयोता जैसे उप सहसंयोजक यौगिकें पाई जाती हैं जिनमें केंद्रित धातु आयन के चारों ओर लिगैंड की स्थितियां क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, ज्यामितीय समयोता कहलाती हैं। जैसे आपका PT कोष्टक में NH3 × 2 × Cl2 होता है। अब अगला क्वेश्चन जो जानेंगे 5 का घ, उभयदंती नाभिक राशि समूह क्या है। तो उभयदंती नाभिक राशि समूह क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए और KCN तथा AgCN के हेलो एल्केन से क्रिया को भी कारण सहित समीकरण लिखिए। तो इसमें 3 प्रश्न हैं। 3 प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे तो याद हो जाएगा और इसे आप रफ पर एक बार जरूर नोट करिए जिससे आपको पेपर आसान हो जाए। और 2020 में भी इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए से तैयार कर लीजिए सभी प्रश्नों को। उभयदंती नाभिक आपका राशि जो है समूह क्या है, तो ऐसे नाभिक रागी समूह जिनमें 2 न्यूक्लियोफिलिक केंद्र उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, ऐसे नाभिक राशि समूह जिनमें 2 न्यूक्लियोफिलिक केंद्र उपस्थित होते हैं उभयदंती नाभिक राशि समूह कहते हैं। जैसे आपका CN के ऊपर आप बार जो देख रहे हैं, एक उभयदंती आयन है, इसमें 2 आक्रमणकारी केंद्र C तथा N उपस्थित हैं। इसमें 2 जो है आक्रमणकारी जो केंद्र जो है क्या है, C तथा N इसमें
उपस्थित हैं। तो उभयदंती आयन किसे कहते हैं? ऐसे नाभिक राशि समूह जिसमें न्यूक्लियोफिलिक केंद्र उपस्थित होते हैं उभयदंती नाभिक राशि समूह कहलाते हैं। अब यहाँ KCN के हैलो एल्केन से क्रिया, अब KCN जो हैलो एल्केन से क्रिया करता है तो क्या बनता है? तो यहाँ लिखेंगे आपका KCN, आपको KCN के हैलो एल्केन से क्रिया करने पर क्या बनेगा? तो एल्किल साइनाइड बनता है, जिसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। RX जो देख रहे हैं आपका हेलो एल्केन है और KCN जो है आपका क्रिया किया जा रहा है तो क्या बनेगा? एल्किल साइनाइड बनता है। RCN आपको प्लस KX बनता है। तो आपको पहला रिएक्शन समझ में आ गया होगा कि जो KCN जो है हेलो एल्केन से क्रिया करता है तो क्या बनता है? तो KCN जो हेलो एल्केन से जब क्रिया करेगा तो एल्किल साइनाइड बनता है। तो ये रिएक्शन को समझ में आ गया होगा। जो R जो देख रहे हैं एक बार CN के पास चला गया है और X जो है आपका एक बार K के पास चला गया है तो KX हो गया। अब लास्ट इसमें जो है आपका 3 प्रश्न था, तो तीसरा प्रश्न इसमें किससे क्रिया करेगा? तो AgCN जो है हेलो एल्केन से क्रिया करता है तो क्या बनता है? तो AgCN जो हेलो एल्केन से क्रिया करेगा तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। अब ये RX जो है हेलो एल्केन है और AgCN से जो क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। और यहाँ क्या हुआ है? Ag जो है X के आगे आ गया है और R जो है CN के आगे आ गया है तो RNC एल्किल आइसोसाइनाइड कहते हैं और AgX बनता है। तो समझ में आ गया होगा। ये 5 का सभी प्रश्न का हल हो